Hello dear students, myself Dendra Chaudhary and I welcome you online platform OpenCell Classes Odisha. So ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे. रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ हमने देखा था. दिस वाज mu1 sin theta 1 equal to mu2 sin theta 2. ओके, तो हम उसी पे आज एक क्वेश्चन करेंगे. आप देख सकते हैं क्वेश्चन. A light ray is incident on a glass sphere at an angle of incidence 60 degree. तो यहाँ पर ये सेंटर से दिस इज नॉर्मल, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है एंड आउटसाइड इज एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. So this is incidence angle 60 degree. Now we have to find out angles R dash and E. E is emerging angle. तो यहाँ से ये नॉर्मल और नॉर्मल से ये दूर जा रही है, तो ये हमें फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम इस सरफेस पे, ये जो यहाँ पे सरफेस बन रही है, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. देन mu1 इज 1 एंड थीटा 1 इज sin 60 इज इक्वल टू mu2 इज √3 एंड थीटा 2 is r, then sin r. So sin 60 is √3 by 2 equal to √3 into sin r. So here we get r is 30 degree. So this angle is 30. So हम ये जानते हैं as we know that ये भी r है and ये भी r है, radius. So r and r dash will be equal. तो दोनों होंगे 30 डिग्री. Now for emerging angle A हम इस surface meeting पे Snell's law अप्लाई करते हैं. Then mu1 is √3, sin theta 1 is r dash यानी कि 30 डिग्री, mu2 is 1 and r sin theta 2 is E. Sin 30 is 1 by 2, so this is √3 by 2 equal to sin E. It means E is 60 degree. तो ये हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए. अब अगर हमें पूछे कि नेट डेविएशन कितना है, डेल नेट, तो नेट डेविएशन में हम दोनों देखेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. दोनों सरफेस से यहाँ पर डेविएशन हो रहा है. सो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि रे इधर जाना चाहती थी बट वो इधर चली गई. इसमें दिस इज डेल्टा 1 और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सेकंड में रे इधर जाना चाहती थी लेकिन वो इधर चली गई, दिस इज डेल्टा 2 और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई आई एडेड बोथ ऑफ डेविएशन. नाउ व्हाट इज डेल्टा 1? दिस एंगल कंप्लीट इज 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 ये भी 60 होगा, एंड दिस इज 30, देन डेल्टा 1 इज 30 डिग्री और वो भी क्लॉकवाइज में. प्लस डेल्टा 2 दिस एंगल इज 30, सो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी होना चाहिए था 30 डिग्री. And this complete angle is E is 60 and this is 30, then delta 2 will be also 30 degree. So complete deviation is 60 degree. तो रे किधर जा रही थी और किधर चली गई, उससे आप डेविएशन आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. Find theta A made by light ray when it gets refracted from water to air. वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, ये भी आप याद रखेंगे. वाटर का 4/3, एयर और वैक्यूम का 1. सो यहाँ पर
ये आपका हो गया नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इन दोनों केस में आप स्नेल्स लॉ लगाएं। सो म्यू वन इज 4/3 यानी कि वाटर साइन and this is I is equal to mu2 is 1 and sin R। so हमें यहाँ से पता चला sin I की वैल्यू में पुट करनी है। sin I आप देख सकते हैं, दिस एंगल इज sin इनवर्स 3/5, I is sin इनवर्स 3/5, then sin I will be 3/5। So 4/3 into 3/5 is equal to sin R 3। So R यहाँ से मिला मुझे sin इनवर्स 4/5 यानी कि 53 डिग्री। तो हमने थीटा ए फाइंड कर लिया, दिस इज 53 डिग्री। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the speed of light in medium A if speed of light in medium B is c/3. Where c is the speed of light in vacuum and light refracts from medium A to medium B making 45 and 60 degree respectively with normal। तो यहाँ आपको θ1 and θ2 गिवन है। θ1 मतलब θA and θ2 is θB। तो आप अब चाहें तो स्नेल्स लॉ लगा लें यहाँ पे, म्यू ए साइन थीटा ए इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा बी। थीटा ए इज 45, देन म्यू ए इज साइन 45 1/√2 इक्वल टू म्यू बी साइन 60 यानी कि √3/2। तो यहाँ से हमें मिल गया म्यू ए अपॉन म्यू बी is √3 into √2 by 2 means root of 3/2। अब स्पीड का रिलेशन क्या होता है, तो इस किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड v होती है c/μ। ओके, c/μ। तो अगर v in a फाइंड करना है, दिस इज c/μ a एंड v in b फाइंड करना है तो c/μ b। दोनों को आप रेशियो ले लीजिए, देन VA अपॉन VB विल बी म्यू बी अपॉन म्यू ए एंड म्यू बी अपॉन म्यू ए हम यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज √2/3। नाउ VA इज गिवन, नहीं A फाइंड करनी है और B में वेलोसिटी है c/3। तो VB इज गिवन c/3, देन VA विल बी √2/3 into c/3। ओके, तो बहुत ही आसान है, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं सब कुछ इसमें। सो दिस वाज वेरी इजी। अब कुछ एंगल्स हैं, जैसे अगर आई आपका 90 डिग्री हुआ तो मतलब दिस इज मीडियम 1, तो रे सीधी आएगी और यहाँ से सीधी चली जाएगी। ग्रेजिंग इंसिडेंस इक्वल टू ग्रेजिंग इमर्जेंस। इफ आई इज 0 तो लाइट बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेगी, मीडियम 1 मीडियम 2। लाइट अगर सीधी आ रही है नॉर्मली तो वो सीधी चली जाएगी, डेविएशन होगा 0। और अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, तो वो अपने नॉर्मल से दूर चली जाती है। और अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो वो नॉर्मल के पास शिफ्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम पैरेलल स्लैब, रिफ्रैक्शन फ्रॉम पैरेलल स्लैब. Parallel slab like this is parallel slab और इसकी थिकनेस है t एंड आप देखेंगे कि रेज ऐसे आई, इंसिडेंस एंगल आई एंड रिफ्रैक्शन एंगल r. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू और ये r है तो ये वाला एंगल भी r होगा क्योंकि ये पैरेलल आ रही है, स्लैब पैरेलल है, तो ये एंगल भी I के बराबर होगा क्योंकि अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R और इन दिस सरफेस म्यू इंटू साइन R इक्वल टू 1 इंटू साइन E. सपोज दिस एंगल इज E. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो साइन E विल बी इक्वल टू साइन I, यानी कि E और I बराबर होंगे. तो रे जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगी उसी पे इमर्ज करेगी अगर पैरेलल स्लैब है तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डेविएशन नहीं होगा. रे इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो डेविएशन इज 0. बट कुछ शिफ्ट हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं शिफ्ट इज D एंड दिस शिफ्ट इज नोन एज लैटरल शिफ्ट. लैटरल शिफ्ट. सो अब हमें ये लैटरल शिफ्ट फाइंड करना है इसमें, तो आप भी फाइंड करें. आई विल ट्राई आल्सो. सो आप यहां पर देखें कि ये लेंथ t के बराबर है यहां से लेके यहां तक, और सपोज मैं इस हाइपोटेनियस को लेंथ कैपिटल R ले लेता हूं, यहां से लेके यहां से यहां तक, देन R cos स्मॉल r इक्वल टू t. फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. एंड सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं दिस एंगल इज r. अगर हमें ये एंगल मिल जाए ये वाला तो हम फाइंड कर सकते हैं. तो यहां पर देखिए दिस एंगल इज I, दिस इज 90 क्योंकि दोनों के बीच में हम परपेंडिकुलर सेपरेशन ले रहे हैं ऐसे. दिस इज D, तो ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस I प्लस 90, यानी कि 90 माइनस I. दिस एंगल इज 90 माइनस I. नाउ आप ट्राइंगल देखें, कुछ ये ट्राइंगल है, दिस इज 90 डिग्री और ये एंगल हमने ये एंगल अभी तक हमने फाइंड किया है कौन सा वाला, ये वाला एंगल. दिस इज 90 माइनस I एंड दिस एंगल इज R. और ये हमें दिया हुआ है कैपिटल R, वो हमने फाइंड कर लिया था. तो अब हमें D निकालना है. D क्या हो जाएगा, R cos स्मॉल r प्लस 90 माइनस I. दिस इज D, लैटरल शिफ्ट. अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
एक तो ये इक्वेशन साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, और एक आप यहाँ से देख सकते हैं कॉस 90 प्लस आई माइनस आर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा आर कॉस आर इक्वल टू टी. After solving these equation you will get at D. So ये आपको D मिलेगा T sin I minus R upon cos R. तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लेंगे. अब थोड़ा हम चलते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज में कैसा चेंजेस आएगा, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट डेविएट करेगी तो हमें कहीं और से आती हुई नजर आएगी. जैसे सपोज ये एक वाटर से भरा हुआ टैंक है, और सपोज यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कॉइन है, और अगर आप अब देखें कि इससे एक रे तो सीधी आएगी, सीधी निकल जाएगी क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, बट एक रे जो ऐसे आएगी वो यहां से ऐसे डेविएट हो जाएगी. तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि रे ये जो आ रही है ये यहां से आ रही है फ्रॉम दिस पॉइंट. सो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां नजर आएगा. ओके, तो ये इसकी एक्चुअल डेप्थ D, एंड अब आपको कितनी नजर आएगी, तो दिस इज D डैश या D अपेरेंट. तो ये हमें फाइंड करना है. सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस एंगल इज I एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू. तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन बन जाती है हमारी म्यू साइन आई इक्वल टू, सपोज बाहर एयर है तो साइन आर. ओके, अब दिस एंगल इज आई, तो ये भी एंगल होगा आई, और अगर ये एंगल आई है तो आप ये लेंथ निकाल सकते हैं. सपोज दिस लेंथ इज एक्स, देन एक्स अपॉन डी इज टेन आई, तो x will be d tan I. ओके, और इस यहां से देखोगे तो ये एंगल R है तो ये भी R होगा. सो x अपॉन d डैश इज tan R, यानी कि यहां से x की वैल्यू एक और मिली विच इज d डैश इंटू tan R. तो यहां से मुझे d डैश मिलता है, d डैश इज d tan I upon tan R. This is apparent depth. ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ अपैरेंट डेप्थ. इतना ऊपर आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, मतलब इस ये जो बीच की इंटर या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इतना नीचे ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा. बट व्हाट इज tan I एंड tan R, तो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि स्नेल्स लॉ साइन में होता है. तो हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं कि फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल के बहुत करीब से आप देख रहे हैं, मतलब यहां से इतना दूर नहीं बल्कि यहीं से कहीं देख रहे हैं. तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा. तो आई या आर दोनों बहुत छोटे होंगे, तो साइन आई को आप लगभग लिख सकते हैं टेन आई, और साइन आर को आप लगभग लिख सकते हैं टेन आर. तो यहां से इक्वेशन बन जाती है कि म्यू टेन आई इक्वल्स टू टेन आर, म्यू टेन आई इक्वल्स टू टेन आर, और यहां से टेन आई अपॉन टेन आर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई म्यू.
सो डी डैश यानी कि डी अपेरेंट विल बी डी बाई म्यू। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कि एक कॉइन अगर 10 मीटर की डेप्थ पे रखा हुआ है तो वो हमें कितने पे दिखेगा। तो अगर वाटर है तो 10/4/3 टी बाई म्यू टू 15/2 यानी कि 7.5 मीटर के डेप्थ पे दिखेगा, यानी कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। और ऐसा होता है एज यू नो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वर्टिकल में देखें, सपोज कि ये टैंक है और टैंक के अंदर ऑब्जर्वर है। अभी तो हमारा एयर में ऑब्जर्वर था। सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई चिड़िया है और ये अभी यहाँ से आपकी डी पे है और आप इसके अंदर से देख रहे हैं, यहाँ का म्यू आपको दिया हुआ है। सो एक रे तो सीधी आएगी और वो सीधी चली जाएगी, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे जो कुछ ऐसे आएगी, वो अब यहाँ पर नॉर्मल में देखिए आप डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये रे कहाँ से आती हुई लगेगी, तो ये रे आपको यहाँ से कहीं से आती हुई लगेगी, क्योंकि कुछ नॉर्मल में शिफ्ट हो जाएगा उसका। और ये पीछे रे, तो यहाँ पर अब इस चिड़िया की आपको इमेज नजर आएगी। तो ये D है एंड दिस इज नाउ D अपेरेंट। सब कुछ आप कहां से देखोगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। तो यहां पर भी दिस एंगल इज I एंड दिस विल बी R। तो सबसे पहले 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू साइन R, और हम फिर से यहाँ पर नियर नॉर्मल इंसिडेंस देखेंगे, देन tan I इज म्यू tan R। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन गई हमारी। दूसरी बात कि ये एंगल अगर I है, ये वाला दिस एंगल I, देन दिस इज ऑल्सो I, तो आप x मिल जाती है d tan I। ये d है, ये I है, तो y विल बी d tan I। tan I विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज d tan I। और अगर आप इस ट्राइंगल से देखेंगे जो d अपेरेंट से है, इसका मतलब कुछ ऐसा कि दिस इज ये लेंथ d tan I है और ये लेंथ है d अपेरेंट, और ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ R, क्योंकि ये लाइन यहाँ से आती हुई लग रही है, पैरेलल लाइंस को ये कट कर रही है, ये भी एंगल R के बराबर है। सो यहाँ से आपको मिलता है tan R इक्वल टू d tan I अपॉन d अपेरेंट। सो D अपेरेंट की वैल्यू यहाँ से हो जाती है, D अपेरेंट इज d tan I अपॉन tan R, और tan I अपॉन tan R की वैल्यू आप देख सकते हैं किसके बराबर है, म्यू के। तो ये हो गया आपका D अपेरेंट इज म्यू D। कितना हो गया, म्यू D। तो उसमें D बाई म्यू आ रहा था, इसमें म्यू D आ रहा है। तो हम किसको मतलब याद करने की फॉर्म में इन जनरल अगर देखें, इन जनरल आप अगर देखें चीज़ों को कि अगर दो मीडियम होते, एक एयर नहीं होता, कुछ और मीडियम होता, सपोज ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर है μ1 और इधर है μ2, और सपोज रेज इधर से आ रही हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये रे जो सीधी नॉर्मल से गिरेगी वो इधर चली जाएगी, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑन D। ठीक है, और सपोज कि μ2 इज लार्जर देन μ1, सो रे यहाँ पर ऐसे आएगी, ये यहाँ का नॉर्मल, और उसके बाद रे कुछ अंदर की तरफ बैंड हो जाएगी, और वो कहाँ से आती हुई लगेगी,
यहाँ से दोनों रेज यहाँ से आती हुई लगेगी आपको, तो यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज डी अपरेंट, और इस बार यहाँ पर अब ऑब्जर्वर है, यहाँ पर उसकी आईज है, यहाँ से देख रहा है वो। तो कैसी सिचुएशन बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंगल इज आई एंड दिस इज एंगल ऑफ आर, और ये आर है तो ये भी एंगल आर है। सो म्यू वन साइन आई, क्योंकि हम अब इन जनरल बात कर रहे हैं, इक्वल टू म्यू टू टेन आर, म्यू टू साइन आर। इंसिडेंस ही कंडीशन है हमारी परफेक्ट फॉर्मूला लाने के लिए, तो म्यू वन टेन आई इक्वल्स टू म्यू टू टेन आर, ठीक है। और ये लेंथ, दिस लेंथ इज आई है, ये भी आई होगा, दिस लेंथ इज डी टेन आई। और अगर बड़े वाले ट्राइंगल में देखें उसमें भी ये लेंथ कॉमन है, तो डी अपरेंट या फिर डी टेन आई अपॉन डी अपरेंट इज इक्वल टू टेन आर। तो डी अपरेंट इज डी टेन आई अपॉन टेन आर। यहां से आप टेन आई अपॉन टेन आर की वैल्यू निकालिए, विच इज म्यू टू बाई म्यू वन। टेन आई अपॉन टेन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन, तो डी म्यू टू बाई म्यू वन। और इसको और आसान किया जाता है कि डी अपरेंट इज डी बाई म्यू वन अपॉन म्यू टू, या फिर इसको लिखेंगे डी बाई म्यू रिलेटिव। अब इस फॉर्मूले को आप एक तो याद रखेंगे कि व्हाट इज डी अपरेंट, डी अपरेंट इज डी बाई म्यू रिलेटिव, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर म्यू रिलेटिव के रिगार्डिंग जो फंडा है उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि व्हाट इज म्यू रिलेटिव। तो म्यू रिलेटिव इज म्यू वन अपॉन म्यू टू, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर रे इज कमिंग, जहां से रे आ रही है वो होगा आपका म्यू वन, और जिसमें रे जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रे गोज आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सा फॉर्मूला डी अपॉन म्यू रिलेटिव। अब आपका ऑब्जेक्ट चाहे पानी के अंदर हो, चाहे मछली हो, चाहे ऊपर का परिंदा हो, आप हमेशा अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे? डी बाई म्यू रिलेटिव करके। और म्यू रिलेटिव होगा जहां से रे आ रही है अपॉन जिसमें रे गई। तो अगर जैसे ऑब्जेक्ट अगर नीचे है, लिखा था इसमें पॉइंट यहाँ पे था, दिस इज डी, और सारी डी वगैरह कहां से मेजर करेंगे? तो आप इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। तो यहां से रे ऐसे जाएगी, ऐसे बेंड होगी। सो इस बार वाटर का म्यू और एयर वन है, रिलेटिव हो जाएगा, रे आ कहां से रही है? वाटर से, म्यू अब जा कहां रही है? एयर में, यानी कि वन। तो डी अपरेंट कितना हो जाएगा? डी बाई म्यू रिलेटिव, यानी कि डी बाई म्यू बाई वन, डी बाई म्यू। तो आपको एग्जैक्टली यही फॉर्म आपको इसकी याद रखनी है। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है ये चीज। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। A concave mirror is placed inside water with its shining surface upward and principal axis vertical as shown. Principal axis यहाँ पर है कुछ ऐसे।
Rays are incident parallel to principal axis of concave mirror. Find the position of final image. तो यहाँ से रेज आएंगी. पहली बात तो नॉर्मली गिर रही है वाटर पे तो कोई डेविएशन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन एंगल 0 होगा. फिर वो सीधी जाएगी और अब यहाँ से ये इस मिरर के करस्पॉन्डिंग इसकी इमेज बनेगी. तो रेज जब लाती है तो वो फोकस पे मीट करते हैं और इसका फोकस होगा 20 पे, यानी कि यहाँ पे. तो यहाँ पर रेज मीट करेंगी तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी. बट ऑब्जर्वर बाहर है तो उसको ये इमेज कुछ ऊपर नजर आएगी, यानी कि दिस इज डी ऑफ इमेज. तो उसको यहाँ कहीं नजर आएगी, यानी कि डी अपरेंट पे, क्योंकि इस इमेज के बाद जो रेज आगे ट्रैवल करेंगी वो यहाँ कहीं गिर के कुछ ऐसे चली जाएंगी, तो वो यहाँ से आती हुई नजर आएंगी. तो पहली बात तो इमेज कहाँ बनेगी, दिस इज 40, देन यहाँ से दिस इज पोल से 20. तो उसकी डेप्थ कितनी होगी, मैंने कहा था सारी डेप्थ कहाँ से मेजर करनी है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से. तो डेप्थ हो गई उसकी 30 - 20, यानी कि d इज 10. अब म्यू रिलेटिव कितना है, तो म्यू रिलेटिव इज कहाँ से आज, तो वाटर से, यानी कि 4/3, और कहाँ जा रही है, एयर में, यानी कि 1. तो म्यू रिलेटिव इज 4/3. सो d apparent इज 10 upon म्यू रिलेटिव 4/3. So 2 to the 4, 2, 5, 15, 7.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ इमेज नजर आएगी एंड दिस इज 7.5 सेंटीमीटर. तो ये काफ़ी मुश्किल सवालों में से एक है, बट अगर यहाँ से पैरेलल नहीं आती आप फिर से फाइंड करना इसको. सपोज ये मिरर, कॉनकेव मिरर, सेम 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपको दे रखी है 30, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ से 20 पे, म्यू 4/3 दिया हुआ है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज उसको वाटर में या वाटर से बाहर कहाँ नजर आएगी. सो दिस वाज. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ शानदार चीज़ें देखेंगे. रिफ्रैक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय.